अमेरिका और ईरान, ये रिश्ता हमेशा से ही काफ़ी तनाव भरा रहा है। दशकों से चली आ रही है, खींचतान है। आज हम इसी इसी जटिल रिश्ते की कुछ अहम परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर ईरान के खिलाफ जो बड़ी अमेरिकी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उन पर। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और हाल की रिपोर्ट्स भी हैं। इनके ज़रिए हम इन घटनाओं को, उनके पीछे की वजहों को और हाँ, दोनों देशों की चालों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हर घटना, हर एक कदम ने आज जो हालात हैं उन्हें बनाने में अपना रोल निभाया है। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं, काफी पुरानी है। चलिए कुछ खास मोड़ों से शुरू करते हैं जहां से ये तनाव कह सकते हैं गहराता गया। हाँ, शुरुआत शायद 1953 से करनी होगी, जब ईरान के प्रधानमंत्री थे मुसद्देक, उनका तख्ता पलट हुआ था। ऑपरेशन अजैक्स, कहते हैं कि तेल का राष्ट्रीयकरण करने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने इसमें भूमिका निभाई। शाह वापस सत्ता में आए और शायद यहीं से ईरान में अमेरिका के खिलाफ वो शक और नाराजगी की जड़ें मजबूत हुई है ना। हाँ, और वो शक वक्त के साथ बढ़ता ही गया। फिर देखें 1980s का दशक, ईरान इराक युद्ध चल रहा था। उस दौरान अमेरिका ने खुलकर इराक का साथ दिया। ये एक बड़ा फैक्टर था। और इसी दौरान अमेरिकी सेना ने ईरानी तेल प्लेटफॉर्म्स पर हमले भी किए और 1988 में वो दुखद घटना हुई। ईरान एयर फ्लाइट 655 वाली। हाँ बिल्कुल, जब अमेरिकी मिसाइल ने उस विमान को मार गिराया। 290 लोग मारे गए थे। इन घटनाओं ने जख्मों को और गहरा कर दिया। मतलब विश्वास तो बिल्कुल खत्म हो गया। फिर 2000 के दशक में लड़ाई का अंदाज बदला, है ना। मतलब सीधी लड़ाई नहीं, पर हाँ, गुप्त कार्रवाइयां सामने आने लगी, जैसे वो स्टक्सनेट साइबर हमला। अच्छा हाँ, स्टक्सनेट। उसने तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सेंट्रीफ्यूजेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ एक तकनीकी हमला नहीं था, इसने दिखाया कि साइबर युद्ध कैसे इस तनाव का एक अहम मैदान बन गया है। बिना गोली चलाए सीधे टकराव का एक नया, ज्यादा छुपा हुआ तरीका। सही कहा। और इसी दौर में वो ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं भी हुई थी, काफी रहस्यमय तरीके से। जी, कई वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई। शक की सुई सीधे इजराइल की मोसाद पर गई, शायद अमेरिकी जानकारी या कह सकते हैं समर्थन के साथ। ये सब पर्दे के पीछे की कार्रवाइयां थीं, लेकिन इन्होंने तनाव को लगातार बढ़ाया, चुपचाप पर लगातार। और फिर जनवरी 2020, वो तो बहुत सीधी कार्रवाई थी, कासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमला। हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था। ईरान के इतने ताकतवर कुद्स फोर्स के प्रमुख का बगदाद एयरपोर्ट के पास मारा जाना, उसने तो जैसे आग में घी डाल दिया। युद्ध का खतरा एकदम सर पे आ गया था, ऐसा लगा। ईरान ने भी जवाब दिया था फिर। बिल्कुल फौरन जवाब दिया। इराक में जो अमेरिकी ठिकाने थे उन पर मिसाइलें दागी। तो ये दिखाता है कि कैसे हर एक्शन का एक रिएक्शन हुआ। और स्टक्सनेट या सुलेमानी जैसी कार्रवाइयों ने सीधे टकराव का जोखिम बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, भले वो बड़ा युद्ध टल गया। अच्छा, तो हाल के सालों में मान लीजिए 2021 से अब तक कोई सुलेमानी जैसा बड़ा सीधा हमला तो शायद नहीं हुआ, पर क्या तनाव कुछ कम हुआ है, ऐसा लगता है? कम नहीं, कम तो बिल्कुल नहीं हुआ है। कार्रवाइयां तो जारी हैं, बस शायद तरीके बदल गए हैं। देखिए, सीरिया और इराक में ईरानी ठिकानों या उनसे जुड़े गुटों पर ड्रोन हमले होते रहे हैं, ये खबरें आती रहती हैं। और ईरान समर्थित जो मिलिशिया हैं, उनसे अमेरिकी सेना की झड़पें भी आम सी हो गई हैं। और पर्दे के पीछे ईरान के परमाणु और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, ऐसा माना जाता है। और वो आर्थिक दबाव, प्रतिबंधों का क्या? वो तो शायद लगातार बना हुआ है। हाँ, वो बहुत बड़ा हथियार है अमेरिका का। भारी अमेरिकी प्रतिबंध, खासकर ईरान के तेल निर्यात पर, वो उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। ऊपर से 2018 में अमेरिका JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौते से हट गया। इसने परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव फिर से बहुत बढ़ा दिया। और खाड़ी में भी तनाव रहता है, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में। हाँ बिल्कुल, वहाँ नौसैनिक तनाव और जहाज़ों को रोकने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। और ऑपरेशन सिंधु जैसी जो हालिया निकासियां हुई हैं, वो भी इस ही बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता और खतरों की तरफ इशारा करती हैं। इन सब अमेरिकी कार्रवाइयों के पीछे अमेरिका के घोषित लक्ष्य क्या हैं? मतलब वो आधिकारिक तौर पर क्या वजह बताते हैं? देखिए, अमेरिका के मुताबिक उनके कई मकसद हैं। एक, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, ये सबसे बड़ा है शायद। फिर अपने खास सहयोगी इजराइल की सुरक्षा पक्की करना, मध्य पूर्व में अपना दबदबा बनाए रखना।
तेल सप्लाई की सुरक्षा, आतंकवाद रोकना और सीरिया, इराक, लेबनान, यमन जैसे देशों में ईरान के बढ़ते असर को कम करना। संक्षेप में कहें तो अपने हितों और अपने शेयर की हिफाजत करना। जाहिर है ईरान भी चुप नहीं बैठा होगा। उनकी क्या रणनीति नजर आती है? वो कैसे जवाब दे रहे हैं इन सबका? ईरान की रणनीति भी जैसा मैंने कहा कई परतों वाली है। एक तरफ वो अपनी मिसाइल क्षमता बढ़ा रहे हैं, लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहे हैं। दूसरी तरफ वो प्रॉक्सी समूहों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। प्रॉक्सी समूह मतलब ऐसे गुट जो सीधे ईरान का हिस्सा नहीं है पर उसके लिए उसके इशारे पर काम करते हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक व सीरिया में दूसरे मिलिशिया। ये एक तरह की एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, यानी सीधी लड़ाई के बजाय दूसरे तरीकों से मुकाबला करना। अच्छा, समझ गया। मतलब सीधे मुकाबले से बचते हुए दूसरे तरीकों से जवाब देना। और इसमें उनका परमाणु कार्यक्रम और साइबर हमले भी शामिल हैं। बिल्कुल, वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि वो हमेशा कहते हैं कि उनका इरादा हथियार बनाना नहीं है, पर वो उसे एक दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। साथ ही अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर साइबर हमले करना और रूस व चीन जैसे देशों से अपने रिश्ते मजबूत करना भी उनकी रणनीति का हिस्सा है। कुल मिलाकर ये एक प्रतिरोध की, अपना प्रभाव बढ़ाने की और बाहरी दबाव का मुकाबला करने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये दशकों पुराना बहुत ही पेचीदा मामला है। सीधी जंग से दोनों पक्ष बच रहे हैं ऐसा लगता है, पर साइबर हमले, प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए ये तनाव लगातार सुलग रहा है। दोनों तरफ अपनी अपनी रणनीतियां और लक्ष्य साफ दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात उभरती है, एक सवाल उठता है। भविष्य में जहां दोनों मुख्य ताकतें शायद सीधे सैन्य टकराव से बचना चाहें, ये जो अप्रत्यक्ष तरीके हैं, प्रॉक्सी समूह, साइबर युद्ध, ड्रोन जैसी नई तकनीकें, ये इस संघर्ष को किस अनजाने मोड़ पर ले जा सकती हैं और इसका दुनिया भर की स्थिरता पर, रीजनल स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल आने वाले वक्त के लिए बहुत अहम है। इस पर सोचना होगा।